पेज नंबर 93, इंडिया इन द यूएन रिफॉर्म्स, यहाँ से हमने करना है। पीछे हमने जो है लास्ट टॉपिक जो किया था, जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन किया था हमने। इसके बाद जो है हमें इंडिया इन द यूएन रिफॉर्म्स करना है। ठीक है, कोई डेटा चेंज होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मेरे पास स्टिल एक जो है पुरानी ईयर की बुक है, तो थोड़ा सा ही बचा है, 2 पेजेस ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इसको ख़त्म कर देते हैं। और इसके कुछ बॉक्सेस हैं वो भी हमें करने हैं, तो उसको भी हम लोग क्लियर ऑफ कर देते हैं। जस्ट अ सेक। हाँ जी, ओके। तो इंडिया इन द यूनिफॉर्म, अब बेसिकली क्या था कि रिफॉर्म्स एक लेवल पे आए। तो स्टार्टिंग एक फटाफट क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि चेंजिंग सिनारियो में जितने भी ये जो वर्ल्ड के लोग थे उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि जो है यूएन में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने बोला स्ट्रक्चर में चेंज लाना है, कुछ लोगों ने बोला कि जो है इसके जुरिस्डिक्शन में चेंज लाना है। दोनों में बदलाव लेकर आए गए और एक हद तक उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की। क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग न्यू मेंबर्स के बारे में भी बात करी गई, वीटो पावर के रिमूवल के बारे में बात करी गई, और क्या क्या जो है यूएन के दायरे में इस टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ चेंज हो चुकी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज हमें करना ज़रूरी है और बनता भी है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इन्होंने बोला। तो इस पे इंडिया का क्या रिस्पांस था उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात किया। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया इन द यूएन रिफॉर्म्स, तो कहने का मतलब है कि इंडिया का क्या अपना जो है बेसिकली इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था या क्या रिव्यू था इसको लेकर, यूएन को लेकर। तो कहते हैं इंडिया ने यूएन की रीस्ट्रक्चरिंग की अगर जैसे जो भी बात हुई है उसको सपोर्ट किया, और ये मानते हैं कि यूएन को जो है स्ट्रेंथन करना, रिवाइटलाइज करना डिज़ायरेबल है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव इस टाइम पे आ रहे हैं। और इंडिया ने ये भी बोला कि अगर यूएन का एनहांस्ड रोल होगा हमारे सामने तो इससे जो है डेवलपमेंट प्रमोट होगी, कोऑपरेशन प्रमोट होगी स्टेट्स के बीच में। और इंडिया ये भी मानती है कि डेवलपमेंट जो है यूएन का सेंट्रल एजेंडा है, और ये एक वाइटल प्री कंडीशन है कि अगर आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हो कंट्रीज़ के बीच में, तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा अगर कंट्री किसी ना किसी तरीके से डेवलप नहीं होगी तो वहाँ पे वो लड़ाई झगड़े, वॉर, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये यूएन का जो मेन रोल था उसके लिए इन्होंने बोला कि ऐसा करना है। तो कहते हैं वन ऑफ द इंडियाज़ मेजर कंसर्न्स हैज़ बीन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया का भी एक जो है इशू था यहाँ पे कि सिक्योरिटी काउंसिल के लिए उन्होंने बोला था कि क्या स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव लाना चाहिए, विच रिमेन लार्जली static while the UN General Assembly membership has expanded considerably. India considered that this has harmed the representative characteristic of the Security Council, and it also argues that an expanded council which with more representation will enjoy greater support in the world community. तो इन्होंने ये भी माना कि चलो जैसा है हो गया, हम चाहते हैं इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, ये भी बोला। ये चाहते हैं कि ज़्यादा कंट्रीज़ अगर जो है इकट्ठे रहकर काम करेंगी और ज़्यादा कंट्री अगर रिप्रेजेंट करेंगी तो उससे ये होगा कि सब लोगों को फ़ायदा होएगा। ठीक है, सब लोगों को फ़ायदा इक्वली मिलेगा, और जो है ढंग से जो है रिप्रेजेंटेशन यूएन भी जो है आगे कर पाएगी। ये भी एक इशू इन्होंने यहाँ पे बोला। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बोला कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप को एक्सपैंड किया गया, जहाँ 11 थी 11 से 15 कर दिया 1965 में, बट परमानेंट मेंबर्स में कोई बदलाव नहीं लेकर आए थे। साइज ऑफ काउंसिल एज इट इज़ रहा था, परमानेंट मेंबर्स नहीं चेंज कर सकते थे, हमने पीछे पढ़ा था 5 परमानेंट मेंबर्स थे, उसमें कोई बदलाव नहीं लेकर आए। और फैक्ट ये था, इट रिमेन्स दैट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स नाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो लोगों ने ज्वाइन किया था और आगे आगे बढ़ते गए। तो ये भी बोला कि नई नई कंट्रीज़, नई नई डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारे सामने आ रही है, विच इज़ गुड, यूएन को ढंग से रिप्रेजेंट किया जाए। देयरफॉर इंडिया भी ये आर्ग्यू करता है कि दे शुड ऑल्सो, तो यहाँ से प्लीज़ मार्क कर लेना, ये इंडिया आर्ग्यू कर रहा है, बोल रहा है, अपनी बात आगे रख रहा है कि हमारा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिक्योरिटी काउंसिल में, हम अपने डिसीजंस भी रखना चाहेंगे विच अफेक्ट देम। ठीक है, सबको करेगा और खुद को भी करेगा। तो कहते हैं ये क्वेश्चन 4 मार्कर आ जाता है, 6 मार्कर आ जाता है कि इंडिया ने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। इंडिया ने बोला परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स बढ़ने चाहिए। उसने ये बोला कि जो एक्टिविटीज़ है सिक्योरिटी काउंसिल की वो ऑब्वियसली कई ज़्यादा गुना तक बढ़ चुकी हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के सक्सेस का कैसे हमें पता चलेगा कि उनके या जो एक्शंस उन्होंने लिए उसके सक्सेस का कैसे पता चलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि कौन कौन उसको जो है सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को या यूएन को। कहते हैं अगर किसी भी तरीके का प्लान आप सिक्योरिटी का, कहाँ पे है ये? पेज नंबर 93, राइट हैंड साइड। सेकंड पैराग्राफ। हाँ, राइट हैंड साइड फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है सर। हाँ जी।
ओके, तो इन्होंने बोला कि सक्सेस कैसे पता चलेगा। Please repeat the question. ओके, हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे इंडिया के आर्ग्यूमेंट वाला भी आता है, इंडिया ने क्या पॉइंट्स अपने रखे थे कि उनको भी इंक्लूड करना चाहिए या क्या वो मानती हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। 4 मार्कर 6 मार्कर आता है ये। तो इन्होंने यही बोला था, दोबारा बता देता हूँ। इंडिया ने बोला कि परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाए जाए। इन्होंने बोला सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ चुकी हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शंस का जो है हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनेशनल सपोर्ट कितना है उसको कम्युनिटी का। फिर कहते हैं अगर सिक्योरिटी काउंसिल को आपने रीस्ट्रक्चर करना है तो वो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए। ब्रॉड बेस्ड का मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ होनी चाहिए। तो ये हुआ। नॉट सरप्राइजिंगली इंडिया भी जो है उसमें से ये चाहता है कि हम भी परमानेंट मेंबर बने यूएन का। इंडिया, अब ये देखो क्या था, अब इसको रिकनेक्ट करते हैं, प्लीज़ यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा स्टार लगा के। हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, अभी क्राइटेरिया पढ़ा था कि परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स को हम लोग कैसे चूज़ कर सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन में। उस सारे जो पॉइंट्स उन्होंने सजेस्टिव वहाँ पे दिए थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स पे इंडिया जो है वैलिड शो होता है, सारे के सारे पॉइंट्स में। तो वही इन्होंने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं। तो कहते हैं इसके बावजूद भी इंडिया को जो है सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप नहीं दी जाती, उसको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कहते हैं इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ रहती है। इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया ने सारे यूएन की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। उसका यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो एफर्ट रहा है वो बहुत लंबा और सब्सटैंशियल रहा है। कंट्री का इकोनॉमिक इमर्जेंस वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो जो है परमानेंट सीट बोल सकती है कि हमें दिया जाए। जैसे उन्होंने बोला था कि बहुत बड़ी इकॉनमी होना चाहिए। इन्होंने साथ के साथ ये बोला इंडिया जो है रेगुलर कंट्रीब्यूटर है यूएन के बजट में, और कभी भी उन्होंने अपनी पेमेंट को डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। इंडिया को ये भी पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट अगर हमें मिल जाती है, सिंबॉलिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और ये भी सिग्निफाई करती है कि कंट्री की जो है वर्ल्ड अफेयर्स कंट्री के बढ़ रहे हैं, और इनफैक्ट बढ़े हुए हैं इस टाइम पे हमारे वर्ल्ड अफेयर्स। तो ग्रेटर स्टेटस इज एन एडवांटेज टू अ कंट्री टू कंडक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी, द रेपुटेशन फॉर बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। तो उन्हें बोला कि ठीक है हमें मिलेगी, हम थोड़े से पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे, हमारी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जैसे अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, बीजेपी के हेल्थ, जो बीजेपी के अंदर ही हेल्थ मिनिस्टर ही थे, और उनको अभी जो है वहाँ पे सेक्रेटरी या कुछ बनाया, मुझे एग्जैक्टली पोजीशन नहीं पता। तो ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, WHO में एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है हमारी कंट्री का। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ हुआ होगा तभी जो है वहाँ तक ये पहुँच पाए। तो ये इन्होंने बात बोली। बट कहते हैं डिस्पाइट्स इंडियाज विश टू बी ए परमानेंट वीटो वील्डिंग मेंबर ऑफ द यूएन, सम कंट्रीज इन क्वेश्चन इज इंक्लूजन। तो अब बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन 4 मार्कर का कैसे आता है कि ना, कहते हैं इंडिया सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई करता है, उसके बावजूद भी इंडिया को परमानेंट मेंबर या मेंबरशिप क्यों नहीं मिल रही है, उसका रीज़न अब इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो आप जैसे पीछे के पॉइंट्स लिख दोगे कि इंडिया पॉपुलस भी है, इंडिया की बड़ी इकॉनमी, इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया रेगुलर फंडिंग भी देता है वहाँ पे, सब चीज़ें कर रहा है, उसके बावजूद भी जो है इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिली। क्यों? कहते हैं जो पाकिस्तान के साथ जिसके ट्रबल रिलेशनशिप है, तो कुछ वीटो मेंबर जो है वो नहीं चाहते कि इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि वो क्या होगा, पाकिस्तान का थोड़ा सा अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते, स्पेशली चाइना क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो इस टाइम पे। सम कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल इंडिया की जो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो उससे थोड़ा सा परेशान है। अदर्स थिंक दैट कि पाकिस्तान की वजह से इंडिया जो है इनफेक्टिव परमानेंट मेंबर बनेगा, ये लोग वो नहीं चाहते। येट अदर फील्ड, कहते हैं अगर इंडिया को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमें बाकी सारी इमर्जिंग पावर्स को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो ये प्लीज़ 1 मार्कर में मार्क कर लीजिए, आ जाता है कौन सी बाकी पावर्स है जिनको अकोमोडेट करने की बात करी जाती है अगर इंडिया को किया जाए तो। ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड परहैप्स साउथ अफ्रीका हुम दे अपोज, साउथ अफ्रीका को इंक्लूड नहीं करना चाहते। एंड कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका को भी जो है हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेना चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबरशिप, सिंस दोज आर द ओनली कॉन्टिनेंट्स नॉट टू हैव रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, कि इस टाइम पे भी जो है कोई प्रेजेंट स्ट्रक्चर में इनका कोई नॉमिनेशन नहीं है, ये लोग नहीं है वहाँ पे। And given these concerns, it may not be very easy for India or anyone else to become a permanent member of the UN in the near future. तो कहने का मतलब है अगर यही क्राइटेरिया ये फॉलो करते रह गए तो आने वाले टाइम में कोई भी परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा। परमानेंट तो कोई नहीं बनेगा, नॉन परमानेंट भी नहीं बन पाएगा। तो वो इन्होंने यहाँ पे बात बोली है। ठीक है, तो ये इंडिया का अपना कंसर्न था।
सिंपल सी बात है, इंडिया ने सपोर्ट किया, रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। इंडिया ने बोला हम भी जो है हर मामले में खरे उतर रहे हैं, जो जो पॉइंट्स आपने बोले हैं उसके बावजूद हमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ पंगा है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की बात है, और कहते हैं अगर इंडिया को इंक्लूड करेंगे तो बाकी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये एक भी बड़ा मेजर इशू यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे बात करी जाती है द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो क्या था कि मैंने बाकी बच्चों को बता रखा है, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। तो बेसिकली हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से लेकर 1991 तक हम लोग जो है कोल्ड वॉर के अंदर रहे। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उस दौरान तक 1991 तक बायपोलर हो रखे थे, दो एक्सट्रीम्स हैं, दो पोल्स हैं जहाँ पे दोनों लोग डोमिनेट कर रहे थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो यूनिपोलर हो गए, बिकॉज सिंगल सुपर पावर रह गई थी, वो कौन सी थी? यूएस। ठीक है, यूएस ऑफ ए। इसलिए यूएन का रोल यूनिपोलर वर्ल्ड में, यूनिपोलर क्यों बोला गया? इन रेफरेंस टू अमेरिका। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का रोल इस टाइम पे बढ़ा हुआ था, आज भी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए यूएन का क्या रोल रहा है उसके बारे में इन्होंने बोला है। तो कहते हैं कुछ जो बड़े कंसर्न्स थे यहाँ पे, चाहे रिफॉर्म है, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, यूएन जो है एक बहुत बड़ा होप है कंट्रीज़ के लिए, जो कि बेसिकली हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं एज अ यूएन कि आप यहाँ पे आके अपने मुद्दे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं यूएन कोप बेटर विद द यूनिपोलर वर्ल्ड इन विच द यूएस वाज द मोस्ट पावरफुल कंट्री विदाउट एनी सीरियस राइवल्स। यूएस का कोई जो है राइवलरीज यहाँ पे सामने कोई टिक के नहीं खड़ा हो सकता, बेसिकली कोई कंपटीशन नहीं है। तो कहते हैं क्या जो है यूएन एक तरीके का बैलेंस क्रिएट कर पाएगा, यूएस के डोमिनेंस को रहते हुए ख़त्म कर पाएगा या बैलेंस क्रिएट कर पाएगा? क्या ये डायलॉग क्रिएटर का या मीडिएटर का काम क्रिएट करेगा? ठीक है, बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूएस, प्रिवेंट अमेरिका फ्रॉम डूइंग वट एवर इट वॉन्ट्स। ठीक है, कि क्या अमेरिका जो जो चीज़ें कर रहा है अपनी मन मर्जी से उसको रोका जा सकेगा? क्या वो यूएन मदद करेगा? तो कहते हैं यूएस पावर कैन नॉट बी ईजिली चेक्ड। ये 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि वाई यूएस पावर कैन नॉट बी ईजिली चेक, तो ये मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, या यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड आ जाता है, 4 मार्कर का ये क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन और कवर होता है, पहले ये मार्क कर लीजिए। तो कहते हैं यूएस के पावर को हम लोग इजीली चेक नहीं रख सकते। पहली बात ये कि जैसे ही सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हुआ। हाँ जी पलक, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। यूएस पावर कैन नॉट बी इजीली चेक्ड, ये क्वेश्चन ही है पलक। ओके, हाँ दोबारा बता देता हूँ, यूएस पावर कैन नॉट बी इजीली चेक्ड, ये क्वेश्चन ही है 4 मार्कर का। तो सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट या डिसअपियर हुआ, यूएस जो है वहाँ पे सोल सुपर पावर बनी, उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो यूएन या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपने सामने टिक के खड़ा नहीं रख सकता था। ठीक है, उसको खड़ा नहीं रहने दिया जाता था, सबको इग्नोर कर देता था यूएस, बिना पूछे बिना सोचे समझे। जैसे क्योंकि 3rd चैप्टर कट गया जैसे हमारा, तो 3rd चैप्टर में ये सब चीज़ें थी, बिना पूछे बिना परमिशन लिए यूएन की यूएस ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी। अभी जैसे इराक और सीरिया का जो बुरा हाल है यूएस की वजह से, तो कौन सा यूएन यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है? कुछ नहीं कर रही यूएन, और यूएन कुछ कर भी नहीं सकती। ठीक है, सेकेंडली विद इन द यूएन इन्होंने बोला कि यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएन जो है क्रिएटर जो है वो यूएस है और वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं, तो यूएन का जो है मेजर कंट्रोल जो है यूएस का रहता है। सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएस वहाँ पे, फाइनेंशियल पावर बहुत ज़्यादा है, और इनफैक्ट जो है फिजिकली वाशिंगटन डीसी में ऑलरेडी लोकेटेड है, उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस है। फिर कहते हैं काफ़ी सारे नेशनल यूएन में काम करने वाले लोग जो हैं सारे अमेरिकन हैं। इन एडिशन विद इट्स वीटो पावर, यूएस जो है किसी भी तरीके का कोई भी मूव जो कि उसके अगेंस्ट हो सकता है उसको रोक सकता है वीटो पावर का यूज़ करके। ठीक है, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो चाहे एलाइज हो, उसको नुकसान हो रहा है या किसी को भी, वो रोका जा सकता है। एंड यूएस की पावर और उसकी जो वीटो पावर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंश्योर दैट वाशिंगटन हैज़ अ कंसिडरेबल से डिग्री ऑफ से इन द चॉइस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। तो ये भी बड़े ध्यान से ये लोग चूज़ करते हैं कि हमारा सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा। जैसे एंटोनियो गुतेरेस पोर्चुगल, कौन पूछता है पोर्चुगल को? कोई नहीं जानता। और पीछे की भी देखो कि जितने भी जो है वो सेक्रेटरी रहे बहुत छोटी छोटी कंट्री से उठा के साथ रहे, बस उनको क्या होता है सीट भरनी होती है। हमारी सीट पे कोई बंदा बैठा है और पीछे एक ठप्पा लगा देते हैं उसके कि ये डेवलपिंग कंट्रीज से है या अंडर डेवलप कंट्रीज से है, हमने आपको रिप्रेजेंट किया, बैठो जी। उनको पोजीशन मिल जाती है और यूएन अपना यूएस जो है अपना काम करता रहता है। ठीक है, एक्चुअली जो है रीज़न ये है। ठीक है, एंड यूएस जो है अपनी पावर का यूज़ करके इसको स्प्लिट कर सकता है वर्ल्ड को, और ऑपोजिशन को अपनी पॉलिसीज़ मनवा सकता है या रिड्यूस कर सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, इसलिए द UN इज़ नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द US। एक क्वेश्चन और आता है 4 मार्कर, ये है कि UN जो है ग्रेट बैलेंस क्यों नहीं है US के लिए। ठीक है, ये ऊपर वाला तो पोर्शन खत्म हो गया, वहीं आंसर खत्म हो जाता है। UN जो है ग्रेट बैलेंस क्यों नहीं कर पाता। नेवरदलेस ये कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड है जहाँ पे US डोमिनेंट है। UN ने सर्व किया है कि US और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी दिशा। सर आपकी वॉइस बीच में एकदम कट गई थी, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, फिर आपने कंटिन्यू किया। एक बार पहले वाला पॉइंट रिपीट कर दो पहले क्वेश्चन से। पहले वाला कौन सा वाला पॉइंट, कहाँ से मिस किया तुमने दिशा? रिपीट कर दो क्योंकि वॉइस एकदम आनी बंद हो गई थी। आ, मेरे को सुनाई भी नहीं है, तुम्हारी आवाज़ भी नहीं आई मेरे को। तुमने सेकंड पॉइंट पूरा सुन लिया? सर यहाँ से मिस हो गया क्वेश्चन से, वो बैलेंस वाला क्वेश्चन जो 4 मार्कर बता रहे हो हाँ तो वहाँ से। वहीं पे तो हूँ मैं दिशा, आगे बढ़ा ही नहीं हूँ मैं, अभी वहीं पे ही हूँ, वहीं पे एग्जैक्टली वहीं पे ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सर टेंशन। वहाँ से मिस हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, वहीं से ही पढ़ रहा हूँ मैं, दोबारा पढ़ देता हूँ। और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पैरेलली दिशा, आगे पीछे थोड़ा सा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। जब भी तुम्हें लगता है कहीं स्किप हो रहा हो ना तो वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। ठीक है, अभी सुन लो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ दिशा, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। ओके, तो UN इसलिए इन्होंने बोला कि ग्रेट बैलेंस नहीं है US के लिए। 4 मार्कर का क्वेश्चन है कि वाई जो है UN जो है बैलेंस करके नहीं चल पाता US को। तो कहते हैं नेवरदलेस हमें ये पता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड में USA बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। UN ने जो है हमेशा से टाइम टू टाइम US को और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ को जो है कुछ इश्यूज़ के लिए इकट्ठे बैठ लेकर जो है इनको बात कराने की कोशिश करी है। US leader, in spite of their frequent criticism of the UN, do see the organization as serving purpose in bringing together 190 nation in dealing with conflict and social and economic development। तो ये लोग बोलते हैं कि UN लीडर US के जैसे मर्जी लीडर हो, UN को क्रिटिसाइज़ भी करते हो, बट उसके बावजूद भी ये बाकी सारी कंट्रीज जो 194 या 90 कंट्रीज़ हैं उनको लेकर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे आप सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। एंड एज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, UN जो है एक ऐसा अरीना है जहाँ पे आप US के एटीट्यूड्स एंड पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो, थोड़ा सा, कंप्लीटली नहीं कर सकते क्योंकि US अपनी ही चलाता है। कहते हैं वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ रेयरली united against Washington and while it is virtually impossible to balance the US power, the UN does provide a space within which arguments against specific US attitudes and policies are heard and compromises and concessions can be shaped। तो कहते हैं उस सब के बावजूद भी UN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक हद तक बैलेंस कर सकता है US के पावर को। कहते हैं US के अगर कोई एटीट्यूड्स या प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ लोगों को नहीं समझ आती है तो उसके लिए बैठ के उन मुद्दों के बारे में डिस्कस आर्ग्यू किया जाता है, एक स्पेस दिया जाता है जहाँ पे इन सब चीज़ों का इशू कर सके। दैट इज़ वाई द UN इज़ अ इनपरफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। तो एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जिसका आंसर यही है जो पीछे अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा है कि UN इज़ एन इम्परफेक्ट बॉडी, एक्सप्लेन, या हाउ UN इज़ एन इम्परफेक्ट बॉडी। कहते हैं इम्परफेक्ट है जो पीछे हमने पढ़ लिया, बट इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। और आगे भी इन्होंने लिखा हुआ है, कहते हैं जिस तरीके से कनेक्शंस ग्रो हो रहे हैं सोसाइटीज़ और वर्ल्ड एंड इन सब चीज़ के बीच में जो है कनेक्शन शो हो रहा है, एक दूसरे को सब जानते हैं, इश्यूज़ कॉमन हो रखे हैं, इसको हम लोग इंटरडिपेंडेंस का नाम दे देते हैं। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हाउ मोर देन 7 बिलियन पीपल वुड लिव टुगेदर विदाउट एन सच एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक UN। तो कहते हैं इमेजिन करना बहुत टफ है कि बिना UN के हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी, कहते हैं टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस टू इंक्रीज प्लानिटरी डिपेंडेंस एंड देयरफॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ द UN विल ओनली इंक्रीज। धीरे धीरे बढ़ेगा, चलता रहेगा। अभी जैसे आज मैं देख रहा था कि एंटोनियो गुतेरेस, मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे, आप लोग फॉलो कर सकते हो उनको। आज उन्होंने जैसे आज पोस्ट डाला हुआ था, तो अब UN से स्पेशली जो है 5-6 एयरक्राफ्ट्स गए हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ में और पूरा फुल लोडेड इन्होंने सारा खाना पीना कपड़े वपड़े सब भिजवाए हैं, सारे फ्रेश। जो कंट्रीज जो है प्रॉब्लम हो रखी है कोविड के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में, उनको ये सारी चीज़ें। तो कहते हैं टुगेदर वील फाइट, टुगेदर वील ओवरकम दिस बैटल, टुगेदर वील फाइट दिस पैंडमिक। तो एंटोनियो गुतेरेस ने ये लिखा था। ऑब्वियसली दीज आर ये सारी चीज़ें जो है बनाते हैं वो लोग, बट ये चीज़ें चल रही है। तो आप ये इमेजिन करो कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी की वजह से ये प्लानिटरी इंटरडिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़ चुका है।
people and government will have to find ways of supporting and using the UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interests and the interests of the international community more broadly. तो कहते हैं आपके सामने ये चीज़ है एक ऐसी, इसका यूज़ करो, इसका फ़ायदा उठाओ और तरीके ढूंढो कि इसको जितने ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा. इसलिए कहते हैं बीइंग ऑब्वियसली इसको हम लोग ठुकरा नहीं सकते, तो कहते हैं ऑब्वियसली ठीक हम समझते हैं कि इट इज़ एन इम्परफेक्ट बॉडी बट इसके बिना काम भी नहीं चल सकता. ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई है और ये आपका पूरा चैप्टर था जो कि फ़िलहाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये उन्होंने बताया. तो ये UN इन यूनिपोलर वर्ल्ड था. UN का क्या रोल रहा है, US की पावर को चेक नहीं रख पाता है क्योंकि US का डोमिनेंस है. एक हद तक फिर उन्होंने बोला चेक रख पाता है, ठीक है, बैलेंस कर पाता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे सारे मुद्दे डिस्कस किए जा सकते हैं, उसके बारे में बताया. एंड दस UN इज़ एन इम्परफेक्ट बॉडी, ये इन्होंने यहाँ पे बात बोली है. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो. ठीक है, स्टिल वीडियो रिकॉर्डिंग पैरेलली चल रही है, मैं भेज दूंगा, साइकोलॉजी की भेज दी है तो आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा. अब जो है इसमें आप आओ, ठीक है, जो सबसे पहले है पेज नंबर 83 पे आओ. सबसे पहले पेज नंबर 83 पे. ओके, नई बुक किसके पास है? किसके पास? कोई एक जना अनम्यूट कर ले बस अपने आप को. किसके पास नई बुक है? नई बुक सर मेरे पास है. हाँ. आई हैव. अच्छा दिशा, ठीक है ठीक है, मान्य तुम्हारे पास, ठीक है, थैंक यू. एक जना बस, दिशा तुम ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ओके, तो फर्स्ट बॉक्स 83 पेज पे IMF का दिया हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. लिंक करा देता हूँ आपको. IMF के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था जब शॉक थेरेपी था. IMF और वर्ल्ड बैंक ने शॉक थेरेपी को पूरा करने में मदद करी थी, उसके बारे में. अच्छा, ये पहले जो बॉक्सेस थे, पहले सारे बॉक्सेस 4 मार्कर आते थे सारे बॉक्सेस. अब जो है इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये 1-1, 2-2 मार्कर आते हैं या बीच में से इसमें से कुछ पूछ लेते हैं. ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए 1-2 मार्कर का बॉक्स है. 4 मार्कर में भी मार्क कर लेना ताकि एक आइडिया रहे कि कैसे आता था. ठीक है, तो दिशा मेरे को बस डेटा अपडेट कर देना, अगर सही होगा सेम लिखा होगा तो ठीक है, वरना अपडेट कर देना, वरना बोलना मत. ठीक है, IMF जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेशन का काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज ये फंडिंग देती है काफ़ी सारी डेवलप कंट्रीज़ को. IMF के 189 मेंबर्स हैं. 189 है दिशा बुक में. हाँ जी सर. ठीक है, एज ऑन April 12, 2016. यस सर. ठीक है, बट इनका कोई इक्वल से नहीं है, इक्वल से नहीं है. तो ये 1 मार्कर आया हुआ है. IMF के कितने मेंबर है, इनका इक्वल से नहीं है, तो ये मार्क कर लीजिएगा. इसमें G7 मेंबर्स हैं. दिशा G7 है मेंबर्स? जी सर. ठीक है, G7 मेंबर्स में सबसे पहले US है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, UK, इटली, कनाडा एंड है 49, एंड चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, अदर मेंबर. तो ये कंट्री के नाम आपको याद रखने हैं, थोड़े बहुत कर लेना, सारे रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 5-6. ठीक है, ये चीज़ है. ठीक है, पता रहना चाहिए आपको. ये IMF का है. तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है जो कि फंड देने का काम करती है डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ को. ठीक है, ओके, पेज नंबर 85 पे आ जाओ. 85 पे आप ये देख रहे होगे, ये देख रहे होगे. ठीक है, ये वाला. इसमें आप सिक्योरिटी काउंसिल का ब्लू वाला बॉक्स, सिक्योरिटी काउंसिल का ब्लू वाला बॉक्स, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, ये सब मार्क कर लो. ट्रस्टीशिप काउंसिल कट कर देना, ट्रस्टीशिप काउंसिल का बॉक्स कट कर देना. बाकी सब आपको करना है और बहुत सिंपल. इसमें एक लाइनर लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ लिया है. ठीक है, आपको सिर्फ इसमें से बस ये देख, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है, जनरल असेंबली का क्या रोल है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल क्या करती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या काम है, 15 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. इस तरीके से कुछ इन्होंने चीज़ें बता रखी. ये मैंने इसके नोट्स बने हुए हैं, तो वो मैं जब आपको फॉरवर्ड करूँगा तो उसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड है, तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है, 87 पे जो था UN सेक्रेटरी जनरल, ये तो मैंने आपको मार्क करा दिया. इसके बाद 89 पेज पे आ जाओ, वर्ल्ड बैंक के बारे में. ठीक है, वर्ल्ड बैंक का भी मैंने आपको बताया, सेकंड चैप्टर में हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है. सेकंड वर्ल्ड वॉर 1944 के टाइम पे बना था. यही वो फंडिंग का ही काम करती है डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस के लिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, इन सब के ऊपर काम करती है. इट प्रोवाइड्स. दिशा म्यूट कर लो दिशा.
कलहोल मचा दिया था। ओके, तो इसमें इन्होंने बोला कि लोन्स एंड ग्रांट देती है मेंबर कंट्रीज़ को, इससे वो उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है इनॉर्मस इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाती है, एंड इट इज़ ऑफन क्रिटिसाइज फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द पुअरर नेशन, अटैचिंग स्ट्रिंजेंट कंडीशन टू इट्स लोन एंड फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के साथ जो जिन लोगों के पास इकोनॉमिक्स है, इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ था। वर्ल्ड बैंक से हमें 1991 में पैसा मिला था, और इनके प्रेशर के चक्कर में हमने अपनी मार्केट को लिबरलाइज कर दिया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशोलॉजी वाले बच्चों को भी पढ़ने को मिलेगा ये, जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस, क्योंकि हमें पैसा चाहिए था, हमारी कंट्री की हालत बुरी थी। तो ये ऐसा करता है, इंटरफेरेंस का काम वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ पेज नंबर 93 पे, WTO। पेज नंबर 93 WTO। WTO में वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले गैट काम करता था, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ। WTO ओवरऑल के लिए आया था, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, दोनों के लिए काम कर रहा होता है। ग्लोबल ट्रेड के लिए बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसमें 164 मेंबर्स हैं 29 जुलाई 2016 तक। यही डेटा है दिशा, 29 जुलाई 2016, 164 मेंबर्स। यस सर। ठीक है, Thank you, sir. तो ये अंडरलाइन कर लेना, मेंबर्स पता होने चाहिए कौन सी डेट है। सारे डिसीजन अनैनिमसली लिए जाते हैं। मेजर इकोनॉमिक पावर जो है यहाँ पे यूएस है, EU है, जापान है। इन्होंने मैनेज किया है WTO को खुद के फ़ायदे के लिए, टू फ्रेम द रूल्स ऑफ ट्रेड टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। तो ये लाइन मार्क कर लेना, 1 मार्कर में आई हुई है कि किन कंट्रीज़ ने फ़ायदा उठाया है WTO का अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। जापान, US एंड EU, and the developing countries often complain of non-transparent procedures and being pushed around by big powers. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं, कि हमें धक्का मार के पीछे कर देते हैं, कि हमारी बात को नहीं सुना जाता है यहाँ पे। oh my god। ओके, 94 पे IAEA। ठीक है, IAEA ये मार्क कर लीजिए, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ईयर याद रखना है, 1957 में बना था। ड्वाइट आइजनहावर US प्रेसिडेंट है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था एटम्स फॉर पीस प्रपोजल। और ये बोलता है क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, ये आपको मार्क करना है, टू प्रमोट पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड मिलिट्री पर्पसेस के लिए हम लोग यूज़ ना करें। ये रेगुलर जो है IAEA न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड टू इंश्योर दैट सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी भी यूज़ होती है कई कंट्रीज़ में, तो ऐसा नहीं हो कि ये सिविलियन रिएक्टर्स को हम लोग यूज़ कर रहे हो किसी और पर्पस के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये भी जो मेंशन किया जाता है। ओके, 95 पेज पे अमनेस्टी इंटरनेशनल, सेम जो मैंने आपको बताया कि इसमें भी वही चीज़ है। NGO है ये मार्क कर लीजिएगा, ये NGO है जो कि ह्यूमन राइट्स और प्रोटेक्शन उसके लिए लड़ रहे होते हैं, और ये रिस्पेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग, और ये मानते हैं ह्यूमन राइट्स इंटरडिपेंडेंट, इंडिविजिबल है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। गवर्नमेंट आर ऑलवेज नॉट हैप्पी विद दीज रिपोर्ट्स, बिकॉज इनका फोकस जो है ज़्यादातर अमनेस्टी इंटरनेशनल का गवर्नमेंट के मिसकंडक्ट के ऊपर ज़्यादा होता है, कि लोगों के ऊपर ये दुर्व्यवहार, अत्याचार करते हैं। एंड नेवरदीलेस दीज रिपोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड एडवोकेसी इन ह्यूमन राइट्स, बिकॉज इसी से हमें पता चलता है कि किस किस मामले में लोगों की जो है सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, और पेज नंबर 96 पे आ जाइए। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंसानों के जो है राइट्स, उनकी घड़ी के बारे में बात करिए यहाँ पे, नॉट एग्जैक्टली घड़ी बट वैसे। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स वॉच ये भी NGO है, तो आप याद रखिएगा अमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच 2 NGO है। ये भी जो है ह्यूमन राइट्स के लिए ही लड़ रहे होते हैं, और लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है US में, तो ये भी मार्क कर लेना, 1 मार्कर आता है। लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन US में है। ये ग्लोबल मीडिया का अटेंशन लेकर आती है कि ह्यूमन राइट अब्यूजेस किस किस तरीके से हो रहे हैं। It helped in building international coalition like the campaigns to ban landmines, to stop the use of child soldiers and to establish the international criminal court. ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ये लोग लड़े हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, और ये आपका पूरा चैप्टर था जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, और जितना भी हमने फ़िलहाल किया, इसमें से किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया हो, या कुछ ऐसा हो जो मिस हो गया हो किसी का भी, वर्णित, वान्या, पलक, मुस्कान, किसी का भी। ओके, ठीक है, तो किसी का शायद कुछ नहीं रह गया होगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इसमें आई थिंक मैं एक बार वो रिव्यू कर लूँगा, मेरे पास अभी सामने तो नहीं है पर मैं देख लूँगा, शायद
कुछ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस नई ऐड हुई थी जहाँ तक मुझे लग रहा है, उसके बारे में फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फ़िलहाल आप ये मार्क कर लीजिएगा, मैंने आपको सारा ये क्लियर करा दिया, पढ़ लीजिएगा। स्टिल कोई लगेगा कोई डाउट है तो आप मुझसे अलग से पूछ लेना, तो मैं आपको ये समझा दूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, ठीक है। और स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय। राध्या, दिशा। सर आपसे बात करनी थी। हाँ दिशा, कॉल कर लेना अभी 2 मिनट बाद, ठीक है। ठीक है सर। ओके। सर पलक मुझे दोनों को करनी है। पलक और आपको, ठीक है ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों कर लेना। ओके, सी यू, एनीवे टेक केयर, बाय बाय। व्हाट्सएप कॉल कर लेना दोनों मुझे, हाँ। बाय 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 ठीक है सर। बाय, थैंक यू, बाय बाय।